नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टॉक विद ब्रजेश। इस समय देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का, खिलाड़ियों के शोषण का, और सवालों के घेरे में है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा विस्तृत तौर पर खेल संघों की भूमिका के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। एक सवाल है मेरा आपसे, एक खिलाड़ी जिसके मन में एक जज्बा होता है इस देश के लिए मेडल लेके आने के लिए, इस देश का तिरंगा पूरी दुनिया में शान से लहराने का, वो आपसे और हमसे चाहता क्या है? वो इन खेल संघों से क्या चाहता है? एक खिलाड़ी को आखिर चाहिए क्या? एक खिलाड़ी को चाहिए अच्छे ट्रेनिंग कैंप्स, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान और अच्छी सुविधाएं, जिसके चलते वो ओलंपिक है, इसके साथ ही जो दूसरे अन्य चैंपियनशिप हैं वहां पर जाकर के पदक लेकर के आ पाए। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या है कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुके हैं। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कभी कोई कमी नहीं रही। क्रिकेट को अगर छोड़ दिया जाए तो आज शायद ही कोई ऐसा खेल होगा जिस खेल में हम दुनिया में अव्वल गिने जा रहे हों। तो आखिर वजह क्या है? क्यों तमाम प्रतिभाओं के बावजूद, अलग अलग तरीके की सहूलियतों के बावजूद भी हमारे खिलाड़ी पदक नहीं ला पाते, हमारे खिलाड़ी आगे नहीं जा पाते, दुनिया में अपना मुकाम नहीं हासिल कर पाते? उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं खेल संघों की है। इस देश में हर एक खेल को लेकर उसकी एक फेडरेशन है और वो होनी चाहिए। ओलंपिक चार्टर कहता है, ओलंपिक चार्टर के नियमों के मुताबिक किसी भी खेल फेडरेशन में, किसी भी खेल संघ में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति उसके मुखिया के तौर पर काबिज नहीं हो सकता। लेकिन दरअसल हो क्या रहा है? एक एक खेल संघ में आपको जो भी चेहरे मिलेंगे वो चेहरे कहीं ना कहीं राजनीतिक जगत से ताल्लुक रखने वाले होंगे। यानी सीधे तौर पर ओलंपिक चार्टर के सबसे बड़े निर्देश का सबसे बड़ा उल्लंघन इन खेल संघों में होता है कि सबसे पहले वो कहीं ना कहीं से खिलाड़ी तो हो जाते हैं, किसी ने थोड़ा बहुत खेला लेकिन आज राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया, पॉलिटिकल पीछे से शेल्टर है और वो उस मुखिया के तौर पर काबिज हो जाता है। तो ओवरऑल सबसे बड़ी बात यह है कि जो खेल संघ है, खेल संघ आज राजनीति के अखाड़े बन चुके हैं, या फिर कहिए पॉलिटिकल मसल पावर के लिए खेल संघों का इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरी बात, अगर खेल संघों में राजनीतिक व्यक्ति काबिज होंगे तो वो सीधे तौर पर अब उस पूरी फेडरेशन को उस पॉलिटिकली टूल की तरह उसका इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है, लंबे लंबे समय से नियमों के मुताबिक ओलंपिक चार्टर कहता है कि कोई भी फेडरेशन में बैठा व्यक्ति जिस पद पर है उसमें ज्यादा से ज्यादा वो 2 कार्यकाल तक रह सकता है। लेकिन आप उठा करके देखिए, 11 साल से अकेले ब्रजभूषण शरण सिंह 11 साल से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन करके बैठे हैं, शक्तिशाली अध्यक्ष, जिनके इजाजत के बगैर रेसलिंग की दुनिया में पत्ता नहीं हिलता। अब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे वो तमाम खिलाड़ी आज जंतर मंतर में धरने पर बैठे हैं। अभी रेसलिंग फेडरेशन का एक स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट अपने आप में बेहद ही हास्यास्पद भी है। उन्होंने कहा कि एक सिंगल सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेन फेडरेशन में आज तक आई ही नहीं। वो फिर चाहे साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, ये सभी नेशनल कमेटी का हिस्सा हैं, साई से अटैच्ड हैं,
मंत्रियों के जो है संपर्क में है, लेकिन एक भी कंप्लेन कभी नहीं की गई। यहां तक कि राष्ट्रपति के साथ भी कई बार इंटरेक्ट कर चुकी हैं। 10-10 बार विनेश फोगाट और साक्षी मलिक राष्ट्रपति के पास भी जा चुकी, तब भी कोई कंप्लेन नहीं, कोई किसी से एक शिकायत नहीं। और अचानक जंतर मंतर में धरने पर बैठ जाती हैं और उसके बाद आरोप लगा देती हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में एक्सप्लॉइट होता, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है। सवाल है, लेकिन दूसरा सवाल यह है कि आखिर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे ना जाने कितने रेसलर इस वक्त धरने पर बैठे हैं, इस वक्त जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने ओलंपिक से लेकर के अलग अलग चैंपियनशिप में भारत को मेडल हासिल करवाए हैं, भारत के लिए मेडल लेकर के आए। और ये सब किसी नाम के मोहताज नहीं है, बल्कि इन सब के पास ये सब देश की नामचीन हस्तियां हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इनको आरोप लगा देने से क्या फायदा हो रहा, यह अपने आप में कई सवाल हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं और आप पाक साफ हैं, तो आप क्यों नहीं कह देते कि मैं अभी जब तक जांच चलेगी तब तक मैं जो है फेडरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। वहां पर भी जो पावर पॉलिटिक्स है वो जारी है। इसमें बड़ी भूमिका खेल मंत्रालय की भी है। अब आप समझिए, उसका अगर आप स्ट्रक्चर समझिए तो आपको खेल मंत्रालय की मजबूरी भी समझ में आएगी, सरकार की मजबूरी भी समझ में आएगी। दरअसल ओलंपिक चार्टर के मुताबिक किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, सरकार का किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होगा। और शायद यही वजह है क्योंकि स्वायत्त जो संघ हैं वो खेलों की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। यह बात होनी भी चाहिए। अगर सरकारी नियंत्रण में हो जाएगा तो सरकार पार्शलिटी कर सकती है, लेकिन सरकार पार्शलिटी ना करे तो खेल संघ क्या कर रहे हैं? क्या खेल संघ के इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑपरेट करने वाली बॉडी में क्या सरकार को कुछ हद तक इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए? मसलन जो खेल संघों के चुनाव की पद्धति है, अब आप सोचिए, आप नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, इसके साथ ही फिर जो है डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन, ये ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़ी हो, इसी के साथ जुड़े हुए हैं वो सारे फेडरेशंस, वो फिर चाहे रेसलिंग फेडरेशन हो, टेनिस फेडरेशन हो, टाइकांडो फेडरेशन हो, तमाम फेडरेशन अलग अलग। यहां इस तरीके से इन खेल संघों ने इस तरीके से मकड़ जाल बुना है कि कोई भी खिलाड़ी, उसे अगर अपना करियर बनाना है तो वो बगैर इन खेल संघों को खुश किए हुए, बगैर इन खेल संघों के जो प्रतिनिधि हैं इनको मैनेज किए हुए वो आगे जा ही नहीं सकता। सरकार ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई का गठन किया था। क्यों? ताकि सरकार जो सहूलियतें दे रही है खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए, वो देश के जो टैलेंटेड प्लेयर हैं उनको साई के तहत ट्रेनिंग दे करके दुनिया में जो है उनको जो है अपना मुकाम बनाने के लिए वो तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। इन खेल संघों को करोड़ों करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट सरकार देती है खिलाड़ियों के रहन सहन के लिए, खिलाड़ियों के ट्रेनिंग के लिए, खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए। लेकिन दरअसल यही बंदरबाट खेल संघों में काकस बना दिया है। इसी बंदरबाट ने वो फिर चाहे स्पॉन्सरशिप से आने वाला पैसा हो, एडवर्टीजमेंट से आने वाला पैसा हो, सरकार से मिलने वाला अनुदान हो, ये वो सारी चीजें हैं जिसने मिल करके एक ऐसा सिंडिकेट बनाया है जो सिंडिकेट हटता ही नहीं है सालों साल से। अभी उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के जो है सचिव आनंदेश्वर पांडे की कुछ दिन पहले कुछ तस्वीरें आई थी जो महिला स्पोर्ट्स हॉस्टल की जो है लड़कियों के साथ आपत्तिजनक अश्लील तस्वीरें सामने आई थी। उसमें रिपोर्ट दर्ज हुई, हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ आज तक। तो ये उसके पावरफुल बॉडी का मुजाहिरा है, नमूना है। ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद, अपने क्षेत्र में बाहुबली नेता के तौर पर उनकी पहचान है। केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है। 11 साल से लगातार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और कहते हैं एक एक खिलाड़ी
कौन किस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेगा, किसको आगे लेके जाना है, किसको आगे नहीं बढ़ने देना है, सब कुछ जो तय होता है वो ब्रजभूषण शरण सिंह उस पर मुहर लगाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक फेडरेशन इतनी ताकतवर हो गई कि खिलाड़ियों के भविष्य का फैसला करेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर साई को भी कोई प्लेयर चुनना है, किसी प्रतिभावान प्लेयर को अपने साथ लेना है, तो उसके लिए उसे खेल संघों की अप्रूवल लेनी होगी। खेल संघ जब उसका चरित्र बना करके देंगे तब वो उसको ले सकती है। यानी कि अंततोगत्वा आपको खेल संघों के मुखिया के सामने साष्टांग दंडवत होना ही होगा। अब भला जिस देश में इस तरह खेल संघों का काकस हो, इस तरीके से खेल संघों में पावरफुल पॉलिटिकल लोगों की अपनी जो है नेक्सस हो, तब भला खिलाड़ियों का भविष्य क्या होगा? क्यों नहीं खिलाड़ी अपने फ्यूचर के लिए कंप्रोमाइज करने को मजबूर होंगे? और आज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कह रही है कि हमारे पास सिंगल एक शिकायत नहीं आई। आप यकीन कीजिए कि जिसके बगैर पत्ता नहीं हिलता हो, उस फेडरेशन के अंदर अगर आप एक कंप्लेन करोगे कि मेरा सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो क्या वो व्यक्ति, वो खिलाड़ी कभी बाहर आ पाएगा? वो खिलाड़ी कभी जो है सरवाइव कर पाएगा? अपने करियर को दांव में लगा करके ये वो सीनियर प्लेयर आज धरने पर बैठे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं। 2024 में पेरिस में ओलंपिक होने वाला है। जिन खिलाड़ियों को अपने ओलंपिक की तैयारी में समय जी जान से जुटना चाहिए था, वो खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं। एक एक दिन कीमती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोई नई बात नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह अकेले नहीं हैं जिनके ऊपर खिलाड़ियों ने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाया हो। इससे पहले वो फिर क्रिकेट से लेकर के वो तमाम खेल रहे, वो खिलाड़ी रहे जिन्होंने आरोप लगाए। एक लंबी फेहरिस्त है इसमें। जब बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं, बार बार ये मुद्दे उछल के आ रहा है, तो इस पर सरकार ध्यान क्यों नहीं देती? क्यों सरकार इन फेडरेशंस के आगे मजबूर है, लाचार है? खिलाड़ियों की तो मजबूरी है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्यों नहीं इस मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश की जाती? क्यों नहीं मल्टीपल फेडरेशंस जो है यहां पर खड़ी होती हैं? आप सोचिए किस तरीके से चुनावों में धांधली खेल संघों में, खेल संघों के चुनाव के साथ साथ खेल संघों में खिलाड़ियों के चयन में धांधली। आप सोचिए किस तरह से एक्सप्लॉइट करती हैं। आप जिसको इंटरनेशनल जाना है, जिसको नेशनल खेलना है, वो खिलाड़ी, बहुत सारे फेडरेशंस में खिलाड़ी 4-4, 5-5 लाख रुपए ला करके देंगे, तब आप जो है आपका चयन होगा, ना था आपका चयन नहीं होगा। तो एक खिलाड़ी दिन रात एक करके वो पहले देश के लिए मेडल लाने के लिए मेहनत करे, अपनी तैयारियां करे, और ऊपर से वो ये भी इंतजामात करे कि उसके पास जूते कहां से आएंगे, उसके पास खाना कहां से आएगा, उसके पास जो है बाकी चीजें कहां से आएंगी। आप सोचिए कि अगर एक खिलाड़ी को भरपेट खाना नहीं मिलेगा, एक खिलाड़ी आत्मसम्मान नहीं मिलेगा उसे, तो कैसे देश के सम्मान के लिए जो है वो खेलेगा? देश का सम्मान, देश के राष्ट्र ध्वज को फहराने के लिए, तिरंगे को पूरी दुनिया में जो है उसका नाम ऊंचा करने के लिए एक खिलाड़ी देश के सम्मान के लिए खेलता है। लेकिन आखिर अपना सम्मान खोकर, अपनी अस्मत लुटवा करके एक खिलाड़ी आखिर कब तक देश के लिए खेलता रहेगा? और क्या इसी तरह के खेल संघों की जो छुट्टा सांड की तरह हो चुके हैं खेल संघ, जिन पर कोई नकेल नहीं लग पा रही, सरकार मजबूर नजर आ रही है, क्या इसी तरह के खेल संघों की बदौलत आप खिलाड़ियों से ओलंपिक में या फिर दूसरे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में आप उनसे पदक की उम्मीद कर रहे हैं? जब एक खिलाड़ी इनसिक्योर होगा तो वो कभी देश के लिए पदक नहीं ला सकता। आप तय कर लीजिए कि आपको खेल संघों में राजनीतिक मठाधीशों को बिठाना है, खिलाड़ियों को अपने तरीके से चलाना है। खिलाड़ियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ करने वाले इन खेल संघों के मठाधीशों को पालना और पोसना है, तो फिर भूल जाइए कि आपको कभी कोई पदक मिलेगा। यही वजह है। अब आप सोचिए, अगर ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक आपको जो है बॉक्सिंग में, आपको रेसलिंग में यहीं से आए, और अगर उसके खिलाड़ी भी इस तरीके से जो है जाकर के बैठे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप कहां से उम्मीद कर रहे हैं पदक लेकर के आएंगे। ये सरकार को सोचना होगा। खेल खिलाड़ी और खेल संघों के बीच की जो सियासत है,
इसने खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को खत्म कर दिया है। कोई नई बच्ची, कोई मां बाप अपनी बच्ची को किसी भी खेल के लिए आगे भेजेगा अगर उसको मालूम हो कि उसकी बेटी की अस्मत ही महफूज नहीं है, उसकी बेटी को जो है खिलाड़ी बनने के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये वो तमाम सवाल हैं। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तब आप खेल के मैदान में वो डंका बजा पाएंगे जब बेटी सिक्योर होगी, वो बेटियां महफूज होंगी। अब आप सोचिए, रेसलिंग को पावरफुल गेम माना जाता है, बाहुबल से लड़ते हैं, और जब वहां की बेटियां मजबूर हैं तो बाकी खेलों में बेटियों का क्या होगा? कोई मां बाप कितने यकीन के साथ इन्हीं नर पिशाचों के, इन्हीं जो है बड़े बड़े मठाधीशों के पास अपनी बेटियों को भेज पाएगा? तो अब सरकार को तय करना है कि उन्हें खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा करके मेडल लेके आना है या फिर मजबूर खिलाड़ियों के दम पर अपने देश का मान बढ़ाना है। नमस्कार।